अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गर्म दूध से पड़ा हुआ गिलास खत्म करके वो बेड की तरफ आई और अपने बाजू में मौजूद सद्दाम जहांगीर शाह की उंगलियों के निशान देखने लगी, जो अब भी उसके बाजू पर बेदर्दी से मौजूद है। उसके कहे हुए अल्फाज की काड़ी ज़रब उसके दिल पर मौजूद थी। इस वाक़े के बाद उसे सद्दाम जहांगीर शाह से और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी। इतना जालिम कैसे हो सकता था वो। उसे सोचा कि वो बदल रहा है, लेकिन ये उसकी खाम ख्याल थी। आदतें बदली जा सकती हैं लेकिन फितरत नहीं, और सद्दाम जहांगीर शाह की फितरत कभी बदल नहीं सकती थी। मोमबत्ती जलाकर सारी बत्तियां गुल करके वो अपने बेड पर आकर आंखें बंद करके लेट गई। कुछ ही देर बाद उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। सद्दाम। पहला ख्याल उसके जहन में इसी का आया था। यही एक शख्स था जो बेवक्त और बेदरक उसके कमरे में दाखिल हो जाता था। प्लीज़ जाएं यहाँ से, मैं इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। होंठ से आंखें बांध के वे उकताए हुए लहजे में बोली। कुछ ही लम्हे बाद उसे एहसास हुआ कि कोई बेड पर चढ़ा। उसका दिल जोर से धड़का। कुछ तो हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था? उससे पहले कि कोई रद्द अमल जाहिर करती, कोई बेदर्दी से उसकी चादर खींचता हुआ उसके वजूद से हावी हुआ था। उस खौफ से वो चीखने ही वाली थी, उसके मुंह पर बारीक हाथ रखकर उसके चीखों का गला दबा दिया गया। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मोमबत्ती की मदम रोशनी में आंखें फाड़े अपने ऊपर मसल्लत छत का चेहरा देखने की मुश्किल कोशिश की, लेकिन नकाब की वजह से उसका चेहरा ना देख पाई। पर ये आंखें तो सद्दाम की बिल्कुल नहीं थी। कौन था ये शख्स? उसका दिल किसी अनहोनी के होने का अंदेशा जाहिर कर रहा था। उसने हाथों की मदद से अपने ऊपर शख्स को धकेलने की कोशिश की, लेकिन बेसूद रही। उसकी गिरफ्त उसके वजूद पर सख्त होती चली गई थी, जबकि वो पूरी तरह उस पर झुका हुआ था। कमरे में इन दोनों के अलावा 3 लोग और भी थे, जो बड़ी दिलचस्पी से उस बेड पर जद्दोजहद करते हुए देख रहे थे। इन आंखों में वैसी ही हबासत थी जैसी उस पर मसल्लत शख्स की आंखों में थी। खौफ की तेज लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। कुछ खो देने का खौफ, बहुत अनमोल चीज। सदाम सद्दाम एक झटके से उठ बैठा। उसे नींद आ रही थी। अजीब अजीब से ख्यालात उसके जहनी सुकून को मुंतशिर कर रहे थे। वो जितना भी मायसा इब्राहिम खान के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करता, इतना ही नाकाम हो जाता। कुछ ऐसा कर बैठता जिससे वो और भी ज़्यादा उससे मुतनफर हो जाती और और भी ज़्यादा उससे दूर हो जाती। उसे एहसास था अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का, अपने जुल्म का। यही एहसास उसे चैन नहीं से सोने नहीं दे रहा था। इस बार तो उसने हद ही काट दी थी। उसकी बुरी खौफजदा नमकीन पानियों से भरी हुई आंखें उसके जहन व दिल में कब कर रह गए थे। शायद उसे इस बात से उससे बात करनी चाहिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। उस फूल जैसी लड़की को फूलों से मोहब्बत थी, जबकि उसने अपने अमल से उसके फूल को मुरझा दिया था। अपनी सोचों में गुम वो उठा और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके कदम भाग के जन्म उठ रहे थे। वो शायद उसको फूल देकर मनाना चाहता था। सदाम बाबा, आप यहाँ? अपने औजारों के साथ मगन माली बाबा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। वह इस वक्त उसकी यहाँ पर मौजूदगी हैरान के साथ ही खुश भी हुए थे। उसकी खुशी से चमकते हुए चेहरे को देखकर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। बाबा, उसके बाबा सरदार जहांगीर शाह के ज़माने से यहाँ पर माली हुए लगे हुए थे, और सद्दाम उनके बहुत ही करीब था। बुरा होने के बावजूद भी वो अब भी हवेली में मौजूद थे, सिर्फ सद्दाम की मोहब्बत की वजह से। वो उस अपने बाप से भी ज़्यादा अजीज थे। सलाम बाबा, मैं वो कुछ फूल दे सकते हैं आप मुझे? उसने लहजे में हिचकिचाहट थी। मोहब्बत ने उसे क्या से क्या बना दिया था। मायसा बीबी के लिए उनके बुरे लब मुस्कुरा दिए थे। सद्दाम उन्हें अपने मोहब्बत की दास्तान को महसूस करता हुआ देख सकता था। जी, लेकिन गुलाब नहीं। बालों में हाथ फेरता हुआ वो धीरे से बोला, हाँ मुझे याद है। मायसा बीबी को गुलाब कुछ खास पसंद नहीं, क्योंकि हालांकि गुलाब को फूलों का बादशाह माना जाता है, मोहब्बत की निशानी के तौर पर उसे पेश किया जाता है। इसमें वो कशिश है जो हर किसी को अपनी तरफ मतवजो करती है, लेकिन मायसा बीबी को यह खास मुतासर नहीं करता। उन्हें तो ये जत रंग बिरंगे जंगली फूल पसंद है। वो झुककर इन रंग बिरंगे फूलों को पेड़ से चुनता हुआ बोला था। सद्दाम हैरानी से उन्हें सुन रहा था। क्या वाकई उसे ये पसंद है? ये लड़की उसे हैरान करने पर तुली हुई थी। आप उससे मिल चुके हैं? उसके पूछने पर रहीम पापा ने जवाब में सर हिलाया। मैं अपनी जिंदगी में पहली ऐसी लड़की से मिला हूँ जिसके अंदर आजिज़ी और इनकसारी कूट कूट कर बढ़ी है। बिल्कुल इन खूबसूरत फूलों की तरह, जो दिखने में बिल्कुल अलग रंग व हैबत के मालिक हैं, लेकिन उनका काम एक ही है, दूसरों की जिंदगी में खुशबू फैलाना। वो बहुत एहसास है, हर किसी से मोहब्बत करना जानती है। खुद तो टूट कर बिखर जाएगी, लेकिन दूसरों को तकलीफ में नहीं होने देगी। फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले। सद्दाम जहांगीर शाह ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ मायसा इब्राहिम के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दुआ कर रहा था कि शायद ये फूल उसे माफी दिलाने में कामयाब हो जाए। दरवाजे पर पहुंचकर उसे कुछ बदहाली का एहसास हुआ। राहदारी की बत्तियां बुझी हुई थी, जबकि वो आदमी भी गायब था जिसकी ड्यूटी लगाई थी कि और दरवाजे पर मायसा इब्राहिम खान की हिफाजत के लिए माथे पर बल लिए उसने दरवाजे पर हाथ रखा, जो हैरत अंगेज तौर पर खुला हुआ था। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों को जो मंजर देखने को मिला वो उसकी खोपड़ी घुमा देने के लिए काफी था। एक नकाब पोश मायसा पर झुका हुआ था, जबकि 3 बेड पर
पास पड़े खड़े इस मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हाथ में मौजूद फूल उसके सख्त गिज में दम तोड़ चुके थे। गुस्से से खुलता हुआ फूलों को पैर तले ढूंढता हुआ वो आगे बढ़ा और बेड के पास खड़ा इन तीनों नकाबपोश में से एक पर झपटा। वो जो उसकी अम्मा से बेखबर अपनी आंखें सेंक रहे थे गड़बड़ाकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। हमीम शाह, उसने गिरफ्त में फड़फड़ाते हुए नकाबपोश के पेट में एक जोरदार मुक्का रसीद किया और मासा इब्राहिम हाँ पर झुके हुए आदमी की तरफ झपटा। उड़े के झटके से उसे खींच कर उसके चेहरे का नकाब उतारा, लेकिन वो हमीम नहीं था, वो तो एक आम आदमी था। एक आदमी की इतनी हिम्मत कि उसकी मायसा को हाथ लगाए, उसे तो उसका हमेशा भुगतना ही पड़ेगा। उसने इतनी जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा कि उसकी नाक से खून बहने लगा। उससे पहले कि उसके मुंह पर मुक्के की बरसात करता, इन तीनों में से एक ने उसे पीछे से दबोच लिया था, जबकि दूसरा बेड पर बेहोश पड़ भी मायसा पर झुक गया और चाकू से उसकी आस्तीन फाड़ने की कोशिश करने लगा। लम्हे के 1000वें हिस्से में सद्दाम जहांगीर शाह के अंदर का दरिंदा बेदार हुआ और कुर्राते हुए पूरी कुव्वत से अपनी कोहनी इस आदमी के मुंह पर दे मारी जिसने उसे पीछे से पकड़ रखा था। वो तो क्या समझ रहे थे, अभी वो उसे जमीन पर पटक देने वाला ही था कि दूसरे आदमी ने चाकू से उसके बाजू पर हमला किया। दर्द से कराते हुए उसने चाकू अपने बाजू से निकाला। खून उसके बाजू से तेजी से रस रहा था। दांतों को मजबूती से जमाए वो दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो टूट गया तो बहुत कुछ खो देगा। नहीं, अब वो कुछ खोने की ताकत नहीं रखता था। वो खुद को लड़ने के लिए तैयार कर ही रहा था कि दूसरे आदमी ने उसके पैर पर चाकू से इतनी जोर से वार किया कि वो खुद को गिरने से रोक न पाया। हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसने मजबूती से पकड़कर पूरी कुव्वत से पास कर आदमी के पेट में घुसा दिया था। दर्द से चीखता हुआ वो जमीन पर गिरा था। सद्दाम को हैरानी हो रही थी कि एक कमरे में इतना कुछ हो रहा है और हवेली वालों को कानों में जून तक नहीं रेंग रही। उसे अब कमजोरी का एहसास हो रहा था। खून बहुत तेजी से उसके जख्मों से बह रहा था। उसका जख्मी पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इन हालात में भी उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अपनी सारी हिम्मत जमा करता हुआ किसी तरह वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उससे दूर हो, उससे पहले कि वो मायसा पर मसलत आदमी की तरफ पहुंचता, अचानक ही वो आदमी झटके से बेड से नीचे गिर गया। उसके सर से खून बह रहा था, जबकि उसका जिस्म का आहरी झटके ले रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां दरवाजे पर हमीम शाह हाथ में गन लिए खड़ा था। मायसा, उसके कहते ही हमीम शाह सर हिलाते हुए बेड की तरफ बढ़ा और मायसा के बेहोश वजूद पर जल्दी से चादर फैला दी। सद्दाम लड़खड़ाता हुआ बेड तक पहुंचा और मायसा के पास बैठ गया। सद्दाम, वो बेहोशी के हाल में रोते हुए उसका नाम पुकार रहे थे। मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। अपना जख्म यकसर बुलाए हुए उसका हाथ थामे वो नरमी से बोला, उसका कानों से मजबूती से पकड़े हुए खड़ा हुआ था। तुम्हारा खून बह रहा है सद्दाम। हमीम शाह फिक्रमंदी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, बस फाइल को भेजो मेरे पास। सरमैर से कहता हुआ वो मायसा को लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़ा हुआ हमीम शाह तासुब से उसको देखता रह गया। सद्दाम, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। पीछे से लुबना बेगम की आवाज आई। उसने सिर्फ उनकी तरफ देखा और एक लफ्ज भी ना बोला। वो इस वक्त किसी पे बात नहीं करना चाहता था, अपनी माँ से भी नहीं, तब तक नहीं जब तक वो पता ना लगा लेता कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। उसे मायसा का जिस्म जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसे शायद बुखार चढ़ रहा था। जो भी जहर उसे दिया गया था वो धीरे धीरे से अंदर से उसे कमजोर कर रहा था। उसकी खुद की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। हाथ और पाँव दोनों के जख्म काफी गहरे थे। काफी मिकदार में खून बह चुका था, जिसकी वजह से उस पर खून की तारी हो रही थी, लेकिन वो मजबूत असाब का माल था, खुद को संभाले हुए था। अपने कमरे में लाकर उसके कमजोर वजूद को बेड पर लटाया और उस पर चादर तान दी। वो धीरे धीरे सांस ले रही थी, जबकि उसकी आंखें बंद थी। उसका दिल जोर से धड़का था। मायसा, मेरी तरफ देखो। मायसा, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसको खो रहा है। उसको खोना नहीं चाहता था। आंखें खोलो मायसा, आंखें मत बंद करो, मेरी तरफ देखो। उसके गाल थप थपवाता हुआ वो बुरी तरह से घबरा रहा था। मायसा को अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म की सारी चिड़ियाने में से किसी ने आग लगा दी हो। वो उठना चाहती थी, लेकिन अपनी जगह से एक इंच भी ना हिल पा रहे थे। अपनी बेबसी पर उसकी आंखों से आंसू रवाना हो गए थे। सद्दाम परेशानी से उसके ऊपर झुका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे उसे होश में लाए, कैसे उसकी सारी तकलीफें उसके जिस्म के खींच निकाले। हकीम साहब को बुलाओ इसी वक्त। उसके कहते ही एक मुलाजम दौड़कर कमरे से बाहर निकल गया था। सद्दाम, तुम्हें बैंडेज कर लेनी चाहिए, खून बहुत बह रहा है। फाइक फिक्रमंदी की तरफ बढ़ा, जो सर झुकावे बेड पर बैठा हुआ था। उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। तब तक नहीं जब तक ये होश में नहीं आ जाती। सीधे लहजे में पैर से उठती हुई टीसों को बर्दाश्त करता हुआ वो बोला, जो कि उसे दर्द से कुर्हाने पर मजबूर कर रहे थे। या अल्लाह, एक लड़की की फिक्रमंद आवाज पर उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ फातिमा मुंह पर हाथ रखे हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और फिक्रमंदी साफ जाहिर हो रही थी। यही, हाँ यही इन सब की जिम्मेदार है। यही तो है जो रोज उसे दूध देती है। गुस्से से खुलता हुआ वो उठा, उसकी तरफ बढ़ा और गर्दन से पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। क्या मिलाया था तुमने उसके दूध में? बोलो, झूठी मेकार औरत। उसकी गिर्द उसकी गर्दन पर साथी। फातिमा को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। सूरज चिड़ा लिए वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उससे पहले कि वो उसे मार देता, फाइक ने पीछे से उसे पकड़कर खींचा और बेड पर पटा दिया। लंबी लंबी सांस लेता हुआ वो दर्द से चीख उठा। क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ। डॉक्टर उसे देखे।
मैं उसे पकड़ता हूँ। फाइक अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ अक्लमंदी से काम लेता और डॉक्टर को हदायत देने लगा। वो सद्दाम की हालत समझ सकता था। वो समझ सकता था कि मायसा की ये हालत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर सद्दाम की जगह वो होता तो वो भी कुछ ऐसा ही रद्द-ए-अमल जाहिर करता। डॉक्टर को हदायत देने के बाद वो फातिमा की तरफ मुड़ा, जो डरी सहमी सी दीवार से चिपकी खड़ी थी। आंसू उसकी आंखों से रवाना थे। तुम ठीक तो हो ना? उसकी नरमी से पूछने पर उसने आंसू भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और उस बार में सर हिला दिया। तुम अपनी दोस्त के पास क्यों नहीं जाती? जाओ, उसकी देखभाल करो, उसे तुम्हारी जरूरत है। घबराओ नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसके यकीन दिलाने पर उसने सर हिलाकर मायसा के पास जाने से पहले सद्दाम की तरफ देखा, जो खून हवा नजर से उन दोनों को ही घूर रहा था। फाइक सद्दाम को अच्छी तरह समझता था। एक वही था जो उसके गुस्से को काबू कर सकता था, और दूसरा हमीम था जिससे वो अब तक मुतनफर हो चुका था, जो इस वक्त उसके मसाज के पास कमरे में मौजूद नहीं था। अगर तुम इस तरह खुद को अजियत देते रहे तो इन लोगों से कैसा बदला लोगे जो इन सब के जिम्मेदार हैं। जरा सोचो, अगर तुम खुद को ना बचा पाए तो तुम्हारी मायसा को कौन बचाएगा? नहरे दिखाना बंद करो और डॉक्टर को अपना काम करने दो। डॉक्टर देख रही है ना तुम्हारी मायसा को। मैं वादा करता हूँ कि वह जल्द ठीक हो जाएगी। फाइक उसके सामने जमीन पर बैठा हुआ वो नरमी से बोला। सद्दाम ने आंखें मूंद कर सर बेड क्राउन से लटका दिया। सही तो कह रहा था कि फाइक अगर वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो सका तो वह किस काबिल नहीं रहेगा। वो कैसे अपनी मायसा का हया रखेगा? फाइक के कंधों को मजबूती से थामे वो धीरे से खड़ा हुआ और सोफे पर आकर बैठ गया ताकि डॉक्टर अपना काम कर सके। बूढ़े हकीम साहब मुलाजम के साथ अपना साजो सामान लिए अंदर दाखिल हुए। उनकी कमर झुकी हुई थी। ये गांव के बहुत ही पुराने हकीम थे। उनके हाथों में बहुत शफा थी। सद्दाम को उन पर बहुत ही यकीन था। आखिरी चीज उन्होंने क्या खाई थी? पानी में जड़ी बूटियां मिलाते हुए वो नरमी से बोले। उनकी आवाज में मिठास थी। मैंने उन्हें दूध में शहद मिलाकर दिया था। मैं उन्हें रोज रात को यही देती हूँ। एक नजर सद्दाम पर डालकर वो खौफजदा से बोली। उसके लहजे में लड़खड़ाहट थी, जबकि सोफे पर बैठा हुआ सद्दाम दांत मजबूती से जमाए उसकी तरफ मतवज्जो था। जो जहर उन्हें दिया गया है वो यकीनन इन दोनों में मिलाया गया होगा। हकीम साहब के कहने पर फातिमा ने बेयकीनी से सर नफी में हिला दिया। ये नामुमकिन है, मैंने नहीं मिलाया। मायसा का हाथ मजबूती से थामे हुए वो खौफजदा से बोले। ये मुमकिन है, पर बेटा मैंने ये नहीं कहा कि आप नहीं मिलाया है। इस हवेली में और भी लोग हैं, कोई भी हो सकता है उसके पीछे। जाओ, अच्छे बच्चों की तरह मुझे वो शहद की शीशी और दूध अलग अलग ला कर दो, मैं उन्हें भी देख लूँ। उनके कहने पर वो उठी और जल्दी से बाहर निकल गई। उनके पीछे किसी को भेजो, मैं उसे भागने का मौका नहीं देना चाहता। वो फातिमा पर नजर गाड़े हुए बोला तो फाइक ने पहले दरवाजे की तरफ देखा, फिर नजरें घुमाकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। वह ऐसा नहीं करेगी, उसका लहजा पुर यकीन था। सद्दाम ने गुर को इसको देखा, जिसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मैं उस हबीस को छोड़ने वाला नहीं। थोड़ी देर बाद फातिमा हाथ में शहद की शीशी और एक गिलास दूध लिए वापस आई। हकीम साहब ने पहले दूध का गिलास में एक खास किस्म का अर्क डाला और थोड़ी देर उसे भागोड़ देते रहे, लेकिन उसकी रंगत में कोई तब्दीली ना हुई। फिर यही अमल शहद के साथ किया, नतीजा वही सिफर रहा। मुझे इन कमरे से वो गिलास लाकर दो जिसमें उन्होंने दूध पिया था, मुझे यकीन है सुराग वहीं मिलेगा। वो जल्दी से बोले तो फातिमा सर हिलाकर दौड़कर दोबारा कमरे से बाहर निकली। आप उसे क्या पिलाने की कोशिश कर रही हैं? सद्दाम ने मायसा के मुंह में चम्मच की मदद से कुछ डालते हुए देखा तो जल्दी से बोला। घबराइए मत, मैं उन्हें दवा दे रहा हूँ ताकि उनका बहा का असर टूट जाए। हकीम साहब के बताने पर सद्दाम ने सर हिलाकर उन्हें अपना काम जारी रखने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद फातिमा हाथ में शीशे का गिलास लिए वापस आई। आप उन्हें ये दवा पिलाने में पीने में मदद करें जब तक मैं इसे भी जांच लूँ। हकीम साहब गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले तो वो दुपट्टा बनाती हुई मायसा के पास बैठकर उसे दूध पिलाने लगे थे। हकीम साहब ने गिलास में वही अर्क डाला जो शहद और दूध में डाला था। अर्क डालते ही गिलास के कोरों का रंग गहरा बुरा हुआ था। यह देखकर हकीम साहब ने धीरे से सर हिलाया और सद्दाम की तरफ मुड़े। ये गिलास मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, बाकी की जांच के लिए, जहर का असर तोड़ने के लिए। मैं उन्हें दवा दी है, इंशाल्लाह कल सुबह तक ये होश में आ जाएंगे। सद्दाम ने सर हिलाकर उन्हें जाने की इजाजत दे दी थी। उनके हाथ से वो पाँव पर भी बैंडेज हो चुका था। उसके हाथ और पाँव पर भी बैंडेज हो चुका था। कमर में इस वक्त इन तीनों के अलावा मायसा के साथ और कोई भी नहीं था। वो लड़खड़ाता हुआ बेड के पास आया और गहरी नींद में डूबी हुई मायसा इब्राहिम खान को देखने लगा। जोड़े की शक्ल में बांधे हुए बालों में थे कुछ आवारा लिट्टे उसके जर्दी माइल चेहरे के आसपास बिखरे हुए थे। उसका दिल किया कि वो इन लिट्टों को उसके चेहरे से हटा दे, लेकिन इसने खुद को इसे बाज रखा। उसके चेहरे से कमजोरी साफ जाहिर हो रही थी। इस वक्त उसका सोना उसकी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी था। तुम अब जाओ यहाँ से, उसे मायसा का हाथ पकड़े जमीन पर बैठी हुई फातिमा से कहा। फातिमा ने चूम कर उसकी तरफ देखा और नफी में सर हिला दी। मैं इन्हें इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसका लहजा जिद्दी था। क्या सारी औरतें इसी तरह जिद्दी होती हैं? उसने सोचा था। उसने गुस्से से सोचा। मैंने कहा जाओ यहाँ से। इस बार उसके लहजे में सहती थी। फातिमा ने मदद तलब नजर से पास खड़े हुए फाइक को देखा। ये कहीं नहीं जाएगी तब तक नहीं जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता। बोलो मत कि तुम अब भी उसके लिए गैर महरम हो। फाइक के संजीदा
और बेलचक लहजे पर सद्दाम ने मुठ्ठियां बींच ली थी। उसने गुस्से से पहले इन दोनों को देखा, फिर मेरे साथ लेटी हुई मायसा को, तो वो भी गुस्सा होती अगर वो उसके साथ अकेला रहता, पर उसे किसी बात की परवाह कब थी, वो हमेशा उसी की रहेगी। वो गुस्से में पैर पटा दबा सोफे पर आकर लेट गया। अभी उसमें ज्यादा चीखने चिल्लाने की ताकत नहीं थी। सोफे पर लेटा वो कुछ देर मायसा को देखता रहा, फिर आंखें मूंद कर नींद की देवी को खुद पर मेहरबान होने दिया। सदाम सदाम सदाम, उसने धीरे धीरे आंखें खोली थी। उसका जिस्म अब भी दुख रहा था, लेकिन वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसे सुकून दे रहा था। धीरे धीरे वो सब याद करने की कोशिश करने लगी जिसके साथ हुआ था। मंडल धुंधला सा था, लेकिन वो आवाजें साफ सुन सकती थी। उसे याद आया कि एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसे याद आया कि किस तरह सद्दाम ने उसे बचाया। उसे सब कुछ याद आ गया था। प्यास की शिद्दत से उसका गला सूख गया था। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो बेड के पास ही फातिमा को अपना हाथ थामे हुए सोया हुआ पाया। उसके चेहरे से थकन जाहिर थी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो थे। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़वाया और बेड से उतर गई। अब उसने अपने कपड़ों का जायजा लिया तो खुद को सद्दाम के कुर्ते में पाया जो आसानी से उसके टहनों तक आ रहा था। बेड क्रोन से लटके दुपट्टे को उसने अपने पूरे वजूद पर फैलाया और कमरे से बाहर निकल आई। अब उसका रुख किचन की तरफ था। पूरे रास्ते अजीब से सन्नाटे ने उसे हुलाए रखा था। वो जल्दी से किचन में आई और गिलास की तलाशी में नजर दौड़ाने लगी कि किसी ने उसे बाजू से पकड़कर दीवार की तरफ खींचा। उससे पहले कि वो चीथी, एक हाथ मजबूती से उसके मुंह पर जम गया। उसने आंखें फाड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश की तो दो जानी पहचानी आंखें उसे तरफ मतवज्जो दिखी। तुम अपने बेड से निकलकर यहाँ क्या कर रही हो? परेशान सी आवाज में उसे पूछा गया। माता ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी से अपना हाथ उसके होंठों पर से हटा लिया। उसे सर झुकाकर अपने खौफ से दरकते दिल को संभालने की कोशिश की। कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगा कि वो खौफ से मर जाएगी। उसे सोचा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके साथ इस घावने वाक्य को याद करते हुए उसका जिस्म लजर गया था, लेकिन सामने हमीम शाह था। मुझे प्यास लगी थी, दुपट्टे को दुरुस्त करके उसने धीरे से कहा। हमीम शाह ने नजर झुकाकर उसकी तरफ देखा। कितनी कमजोर और टूट फूट का शिकार लग रही थी वो। एक रात में उस पर कितना जुल्म किया था उसकी अंदरूनी हालत समझ सकता था। उसका दिल किया कि उसे इस माहौल से कहीं दूर ले जाए, उसके सारे गम दूर कर दे, उसे खुद में छुपाकर इस जालिम दुनिया से ओझल कर दे। रुको, मैं ला देता हूँ। तुम्हें इस वक्त अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तुम्हारा बाहर अब कैसा है? फिक्रमंद लहजे में कहता वो आगे बढ़ा और एक गिलास से उठाकर पानी बनने लगा। उसको देखने लगी। आधे आस्तीन की टी शर्ट में उसका कसरती बाजू साफ जाहिर हो रहा था। उसकी आंखों में नरम गरम सा तासर था, जबकि होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए हुए पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा रहा था। पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। पानी का गिलास उसके हाथ से लेकर एक ही घूंट में पूरा गिलास हलक से नीचे उतारने की कोशिश करने लगी। उसे एहसास नहीं था कि वो कितनी प्यासी है। और चाहिए? हमीम शाह ने मुस्कुराकर गिलास उसके हाथ से लेकर पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं शुक्रिया। गिलास वापस रखकर वो उसकी तरफ आया। उसके माथे पर हाथ रखकर बाहर चेक करने लगा। उसके इतने करीब पहले कभी ना आया था। उसके वजूद से उठती हुई कल उनकी दिल फरेब खुशबू उसे उलझन का शिकार कर रहे थे। बाहर तो तकरीबन खत्म हो चुका है। तुम्हें भूख लगी है? चाय पियोगी? अपना हाथ उसके माथे पर हटाकर उसे पूछा तो उसने चाहते हुए भी नफी में सर हिला दिया था। हमीम शाह बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने अपने हवाबों के शहजादे को तस्वर किया था। हया रखने वाला, इज्जत देने वाला, मोहब्बत करने वाला। सद्दाम के अंदर इनमें से एक भी खूबी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका दिल सद्दाम जहांगीर शाह की तमन्ना करता था। ऐसा क्यों था? क्यों उसका दिल इस दरिंदे का तमन्नाई था? कितना पागल था उसका दिल। अजीब सी खौफनाक हवाशात पा लेता है। शायद मुझे आराम करना चाहिए। अपने सोचों से तंग आकर उसने जल्दी से कहा तो वो सर हिलाकर पीछे हट गया। हाँ, तुम्हें आराम करना चाहिए। कल से तुम्हारी शादी की रस्में भी शुरू होने वाली हैं। हमीम शाह के कहने पर उसने उसे ऐसी नजर से देखा जैसे उसके सर पर सींग निकल आए। कैसी रस्में? जाहिर है शादी की रस्में। तुम्हारी इस हफ्ते सद्दाम जहांगीर शाह से शादी हो जाएगी। उसे सर्द लहजे में वजाहत दे। मायसा ने नजरें फैली। उसकी शादी होने वाली थी, एक अनजान जगह पर, अनजान लोगों के बीच, एक अनजान शख्स के साथ। उसे खुद पर तरस आ रहा था। क्या हो रहा था उसके साथ? कैसे जिंदा रह पाएगी वो ऐसे माहौल में? तुम्हें सद्दाम ने कुछ नहीं बताया? हमीम शाह शौक सदा सा उसको देखने लगा। बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मेरे पास उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी तकदीर इतनी रोशन कहाँ? उसे रुंधी हुई आवाज में शिकवा किया। वह डरी हुई थी। वो खुद को इन सब के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। आंसू उसकी आंखों से बहने के लिए बेताब थे, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी खानदान नहीं था जिस पर सर रख कर वो रो सके, अपने दिल की भड़ास निकाल सके। इस वक्त वो बुरी तरह से डरी हुई थी। उसकी आंखों से खौफ साफ जाहिर हो रहा था। हमीम शाह उसे लिए हुए सद्दाम के कमरे तक आया। मायसा ने होंठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजा कर उसकी तरफ देखा और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। जब भी हमीम शाह ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक कर अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। उससे पहले कि वो कुछ कहती, हमीम शाह ने उसके दाहिने हाथ की पुष्ट पर अपने होंठ नरमी से रख दिए। वो मौजैन के साथ उसे देती कोई रद्द अमल जाहिर करने से कासिर थी। ऐसा कभी मत कहना कि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसका हाथ नरमी से दबाता
وہ مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔